एज वी ऑल नो कि स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो रिसर्च के लिए ही काम आता है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका पॉलिसी प्लानिंग हो गया, जब भी कोई गवर्नमेंट नई पॉलिसी बना रही है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिसी बना रही है, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पॉलिसी को हम प्लान करेंगे। डिसीजन मेकिंग में इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। देन मैनेजमेंट में, देन एजुकेशन, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक है, इन सारी ही फील्ड्स में वी हैव अ मेजर रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, रिसर्चे। रिसर्चे का मतलब होता है टू ट्रैवल थ्रू और सर्वे। आप सोचो कि जैसे हमने बचपन से ये बात सुनी है ना, जैसे बेटा बाहर घूमोगे ना, फिरोगे ना, तब दुनिया समझ में आएगी। ये चीज़ सुनी है ना सबने, तो उसका मतलब ही यही होता है। रिसर्च कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, अपनी एग्जिस्टिंग फंड ऑफ नॉलेज में यू आर एडिंग समथिंग। रिसर्च, दोबारा से एक चीज़ को सर्च कर रहे हो, यू आर एडिंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो कर्लिंगर ने 1995 में इसको कैसे डिफाइन किया है कि एक साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्या होती है। एक सिस्टमैटिक, एक कंट्रोल्ड, एक एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन गाइडेड बाय थ्योरी एंड हाइपोथेसिस अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन अमंग सच फिनोमिनन। कंफ्यूजिंग राइट, नहीं समझ में आया। तो देखो, हम जब भी कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं। पहले हम एक चीज़ करते हैं, फिर दूसरी चीज़ करते हैं, फिर तीसरी चीज़ करते हैं। ये पूरा एक ऑर्डर में रहती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रहती है। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड वर्ड कहाँ से आया, याद आया अभी हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, राइट, जिससे हमें ट्रू रिसर्च मिलती है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिजल्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो आपने क्या किया, कंट्रोल कर ली सिचुएशन को। ठीक है, देन एम्पेरिकल, एम्पेरिकल क्या है कि आप आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, जो आपने देखी है अपनी आंखों से, जो फील करा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। एम्पेरिकल है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुन लिया, इस तरीके से नहीं। एम्पेरिकल हुआ है। देन क्रिटिकली आप जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हो, तब आपकी वो बनती है साइंटिफिक रिसर्च। और ये किसी थ्योरी से हम गाइड कर सकते हैं, कोई थ्योरी होगी उसके हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं, या हम उस थ्योरी को ही रिसर्च कर रहे हैं। एंड हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस आई गेस अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट आगे वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ओके, देन एक एक डेफिनेशन इज इनफ आई गेस, आप लोग बाकी पढ़ लेना आगे। देन हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च के, कि रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। आपके पास होगी प्रॉब्लम, आपके पास होगा हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन एंड देन डेटा एनालिसिस। कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो 6 मेन कंपोनेंट्स यू हैव। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से, आ भी सकता है एग्जाम में, रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम। अब आप सोचो कि अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो क्या हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, राइट। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड इज़ प्रॉब्लम। एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका वाक़ई में एक ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है? तो वही होता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैं कोई भी चीज़ ले लेती हूँ, कोई भी मेरा रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। इसी एग्ज़ाम्पल के देखते हैं हम इसी एग्ज़ाम्पल को जो बुक में गिवन है, कि जो परसीव्ड पैरेंटल बिहेवियर है और जो बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने लिए, या पेरेंट्स अपने बिहेवियर के बारे में क्या परसीव कर रहे हैं और बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, अपने आप को लेके, तो इसी चीज़ का हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। सो ये हमारी प्रॉब्लम है कि मुझे ये दोनों चीज़ों के लिए, ये दोनों मेरे वेरिएबल्स हैं, ये दोनों मेरे स्टडी के टॉपिक्स हैं, मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता करना है। तो दैट्स माय प्रॉब्लम। ठीक है, यही होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आया हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस, इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अभी भी यहाँ पे काफ़ी ब्रीफ में बताया गया है, बट हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली समझो, कि हाइपोथेसिस एक तरीके का क्लेम है जो मैं पहले ही दे देती हूँ रिसर्च, कि मैं ये चीज़ के बारे में स्टडी करना चाह रही हूँ, तो मेरा ये हाइपोथेसिस है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ऊपर नॉइस और आपको परफॉर्मेंस वाला एक वो बताया था एग्जाम्पल, राइट। तो वहाँ पे मैं ये हाइपोथेसिस दे रही हूँ कि नॉइस का जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे। ये मैंने रिसर्च के पहले ही दे दिया हाइपोथेसिस, कि नॉइस जो है उसका बहुत बुरा इफेक्ट है, बहुत बैड इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हो गया। अब इसके अंदर भी नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे। बस हाइपोथेसिस ऐसे समझो कि एक ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो मैं पहले ही दे देती हूँ। अब देखो, मैंने ये हाइपोथेसिस दे दिया कि नॉइस का जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट है परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं थ्रू आउट द स्टडी, थ्रू आउट माई रिसर्च यही चेक करूंगी क्या वाकई में नॉइज का बुरा इंपैक्ट है परफॉर्मेंस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, देन सैंपल, आप लोगों को पता है सैंपल क्या है। पॉपुलेशन पे आप क्योंकि नहीं स्टडी कर सकते, तो यू हैव टू जस्ट टेक अ सैंपल। आप 100 लोगों का सैंपल ले लो, आप 200 लोगों का सैंपल ले लो, उस तरीके से वो सैंपल होता है। वो डिपेंड करता है आपकी नेचर क्या है स्टडी की, उस हिसाब से आप सैंपल का साइज सेलेक्ट करोगे। ओके, आपकी पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, उस हिसाब से आप अपना सैंपल और सैंपल का नेचर सेलेक्ट करोगे। सैंपल में भी हमने देखा था ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, वो हमने ऊपर अभी देखा था। ओके,
देन आपके पास है रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक तरीके से आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर आपकी रिसर्च का कि इस तरीके से ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से मुझे अपनी रिसर्च को कंडक्ट कराना है। एक आप अपनी आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च डिजाइन इन नॉट ओनली टू सीक सोल्यूशन टू रिसर्च प्रॉब्लम बट ऑल्सो टू कंट्रोल एनी वेरिएंस। कि कोई वेरिएंस तो नहीं है ऐसा इसको हम रिसर्च, जैसे आप समझो कि किसी भी चीज़ को आप प्लानिंग करते हो ना पहले, तो प्लानिंग में हम देख लेते हैं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गड़बड़ है, हमें इसको हटाना है, इसको कंट्रोल करना है। तो रिसर्च डिजाइन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसर्च डिजाइन में हमारे पास बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं जब भी हम अपनी आउटलाइन कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी रिसर्च का, कि हमारे पास आंसर्स मिल जाते हैं टू रिसर्च प्रॉब्लम्स इन एन ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड एक्यूरेट मैनर एंड कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। कि आपके पास जो आपकी रिसर्च आप आगे करने वाले हो वहाँ पे आपको कितना पैसा लगाना है, कितना एफर्ट लगाना है, ये सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन में भी बहुत सारी रिसर्च होती हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, फैक्टोरियल, स्मॉल एन, ये सब आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बात की टॉपिक्स हैं। ओके, देन व्हाट यू विल डू, सैंपल है आपके पास रिसर्च डिजाइन है, अब आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, राइट? अब आप यही तो करोगे ना, आपके पास 100 सामने बंदे खड़े हैं, ये आपका सैंपल है। अब आप सैंपल, आप इनसे से क्या लोगे, इनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, जो भी रिसर्च थी, ठीक है, जो भी आपके पास रिसर्च चल रही थी, जैसे वही ले लेते हैं नॉइज और परफॉर्मेंस वाला। तो अब हम 100 बच्चों से टेस्ट कराओगे, तो जो वो टेस्ट के आंसर्स देंगे उस वो क्या है, वो मेरा डेटा बन जाएगा, राइट? वो डेटा बन जाएगा मेरा। अब डेटा को कलेक्ट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये 103 में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। या हम इंटरव्यू लेंगे उन बच्चों का या उन पार्टिसिपेंट्स का, देन या तो हम उन पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करेंगे या हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन एज दे देंगे, बेसिकली 100 क्वेश्चन दे दिए, नाउ यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। ये सारे मेथड्स होते हैं टू कलेक्ट डेटा। ओके, देन आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट हो गया, ये जो टेस्ट के आंसर्स आए हैं ये आपका पूरा डेटा बन गया। अब उन आंसर्स का क्या, अब उन आंसर्स को आप एनालाइज करोगे ना, कि जो भी डेटा हमारे पास आया है हम उसको समझें तो कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसको एनालाइज करेंगे, क्वालिटेटिव वे में भी कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव वे में भी कर सकते हैं, या दोनों ही वे से कर सकते हैं, मिक्स्ड मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के। ओके, देन एट लास्ट व्हाट वी विल डू, देन वी विल ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन्स निकालेंगे, जनरलाइज करेंगे रिजल्ट को पॉपुलेशन पे। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने रिजल्ट निकाला है सैंपल से, ये जो 100 लोगों का सैंपल था, जो भी मैंने रिजल्ट निकाला था, अब जो भी मेरा आंसर आया है, जो भी मेरा आउटकम आया है, अब मैं उसको जनरलाइज कर सकती हूँ पॉपुलेशन पे, कि जो सैंपल का रिजल्ट था वो सही है, जो मैंने हाइपोथेसिस दी थी वो मेरी सही हाइपोथेसिस है, अब ये मैं पूरी जनता पे इसको अप्लाई कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। ओके, सो that's the main components I guess of research, ठीक है। ये components थे research के, problem, sample, research design, collection of data, data analysis and conclusions and generalization। ये तो हमने पढ़ लिए components। अब हम ये पढ़ेंगे कि role of statistics क्या है psychological research में, क्या role है भाई psychology की field में statistics का। okay, statistics plays an important role during various stages of research, for instance while drawing a sample from population, ठीक है। आपको sample ही अगर निकालना है उसके लिए भी आपको statistics का use करना पड़ता है। okay, then sample size for a research can be determined with the help of statistics। अब आपको कितना sample size रखना है कि जो आपके true population पे result जो है वो show करे, बड़ा sample, छोटा sample, किस तरीके का nature है study का, वो सब भी हम statistics के through ही कर सकते हैं। बहुत सारे formulas होते हैं कि हम कैसे sample size को compute करें। okay, then अगर हमको कोई test बनाना है, ठीक है, जैसे मेरा कोई भी नया, मैं कोई research का topic लेके आई, अब उस टॉपिक को सर्च करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे कोई टेस्ट बनाना पड़ेगा ना, डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये टेस्ट जो है, टेस्ट में अगर कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे मैं एंग्जाइटी, जैसे मैं देख रही हूँ कि एंग्जाइटी के बारे में फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है, ठीक है, कि जब मैं मान के चलो कैंसर पेशेंट्स में कितनी एंग्जाइटी रहती है, ठीक है, कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर कितनी एंग्जाइटी रहती है या कितना डिप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मुझे इस चीज़ को टेस्ट करना है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए मुझे एक टेस्ट डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, मुझे एक टेस्ट डिज़ाइन करना होगा। और टेस्ट मैं ऐसे तो नहीं डिज़ाइन कर पाऊंगी, मैं टेस्ट को मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डिज़ाइन कर पाऊंगी। स्टैटिस्टिक्स भी क्या करता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करता है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। रिलायबिलिटी वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये चीज़ वर्ड को कॉमनली यूज़ किया होगा, रिलायबल, कि ये ना बंदा जो है ना काफ़ी रिलायबल है, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ना मेरी काफ़ी रिलायबल है, ठीक है, मतलब मैं इस टेस्ट पे भरोसा कर सकती हूँ बेसिकली, ठीक है। जो मैंने टेस्ट बनाया है मैं इस टेस्ट पे भरोसा कर सकती हूँ कि मैं टेस्ट जितने भी कैंसर पेशेंट्स पे अप्लाई करूंगी वो सेम ही आंसर देंगे, मतलब उनकी एंग्जाइटी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो ये टेस्ट जो मैंने डिजाइन किया है वो काफी रिलायबल है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि ये जो टेस्ट मैंने डिजाइन किया है वो वाकई में इन्हीं चीजों को चेक कर रहा है, वैलिड है मेरा टेस्ट। वैलिड का मतलब ये है कि जिस चीज को मैं टेस्ट करने के लिए टेस्ट बनाया है वही चीज ये मेरा टेस्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। ये सब बहुत आगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इन डेप्थ में समझ में आएंगी, क्या होता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आगे जब हम और स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे सेकंड ईयर तक, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स इट, आगे देखते हैं क्या है।
स्टैटिस्टिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। अब आप देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो डेटा है वो विदाउट स्टैटिस्टिक्स तो आप नहीं उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। डेटा को हमको ऑर्गेनाइज करना है, क्लासीफाई करना है, एनालाइज करना है, ये सब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना, राइट। और हमको फिर जब इन्फ्रेंसेस निकालने हैं, जब हमको कंक्लूजन्स निकालने हैं, डिसीजन मेकिंग करना है, तब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास एक मीनिंगफुल वे में हमारे पास एक डेटा समराइज्ड वे में हमारे पास आ जाता है, जिससे हमारे पास हम आराम से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, ओके। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दोनों ही हमको एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ओके। देन सो स्टैटिस्टिक्स जो है, ये चीज़ और देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को हम क्लासिफाई कर देते हैं, टैबुलेटेड फॉर्म में लेके आते हैं। आपने जैसे देखा ना अभी सेकंड ईयर में हमने सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमने किया था, टैबुलेटेड फॉर्म में हम डेटा को लेके आए थे, हमने वेरिएबिलिटी को भी मेजर किया था, राइट, कि हमारा एक डेटा या एक जो नंबर है वो मीन से कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, कितनी वेरिएबिलिटी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम आराम से स्टैटिस्टिक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, ताकि हमारे पास अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन हो, अच्छे फॉर्म में हम इजीली डेटा को समझ पाएँ, राइट, और हम कंपैरिजंस कर पाएँ। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, ओके। बाकी का हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में भी दो कैटेगरीज हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, एक होता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशंस अगर हम मेट कर लेते हैं तो हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में एज सच कोई भी अजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को उतना नहीं समझने की जरूरत है, सेकंड ईयर में सब कुछ अच्छे से समझेंगे। बस इतना याद रखना कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हमें मेट करने पड़ते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। देन दैट्स इट। अभी आप लोग ये सब छोड़ देना, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अगर आता है ये तो इतना जितना मैंने पढ़ाया है, कंपोनेंट्स लिख देना, और ये एक दो पैराग्राफ में यूजर्स लिख देना, दैट्स इट, ओके। और ये चीज़ याद रखना, स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ओके। या सो दैट्स इट। देन हमारे पास कुछ टॉपिक, सो नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक which is limitations and misinterpretations of statistics. Obviously हर चीज़ के pros and cons होते हैं, right? तो यहाँ पे statistics के भी कुछ limitations हैं, तो हम लोग देखते हैं one by one क्या क्या limitation है, okay? सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी सिंगल ऑब्जर्वेशन से डील नहीं करती है। मतलब अगर आपके पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल आई हैव द स्कोर ऑफ लाइक वन स्टूडेंट ओनली, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस पर, आई कैन नॉट अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स, आई कैन नॉट कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स। फॉर स्टैटिस्टिक्स टू कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स आई नीड अ ग्रुप ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए, सिंगल ऑब्जर्वेशन से स्टैटिस्टिक्स का कोई भी रोल नहीं है, ओके। देन जो मोस्टली जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स रहते हैं या क्वालिटेटिव इवेंट्स या क्वालिटेटिव फिनोमिनन होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आते हैं, बिकॉज हियर वी नो कि स्टैटिस्टिक्स डील विद द नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो मेनली यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, क्वालिटेटिव डेटा का ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पर। देन inferences based on statistics cannot be exact as the inferences that are drawn from the mathematical laws, right, क्योंकि inferences आप सैम्पल से ले रहे हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सैम्पल का जो रिजल्ट आया है वो पूरा पॉपुलेशन पे अप्लाई हो, राइट। जैसे कि मैं अगर एक रिसर्च की बात करूँ कि मैंने ये रिसर्च करी थी कि क्या कोई जेंडर का डिफरेंस है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वे। जेंडर क्या कोई डिफरेंस है ईक्यू पे, व्हाट इज ईक्यू, योर इमोशनल क्वोशंट, राइट। तो चलो 100 लोगों का मैंने सैंपल लेके ये चीज़ स्टडी करी, 50 मेल्स 50 फीमेल्स, 50 मेल्स 50 फीमेल्स, राइट। तो मैंने ये चीज़ सैम्पल पे तो देख ली कि हाँ ठीक है, मेल्स हैव लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस, बट डोंट यू थिंक कि ये पॉपुलेशन पे ये चीज़, पूरी पॉपुलेशन पे ये चीज़ इतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, एग्जैक्ट नहीं हो सकती है वो, कि पूरी दुनिया में जितने ही मेल और फीमेल हैं सबका ही सेम ही रिजल्ट आएगा। सो ये जो एग्जैक्ट जो इन्फ्रेंसेस हैं वो नहीं आते हैं स्टैटिस्टिक्स से, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके। बट जो मैथमेटिकल लॉज हैं आपकी वो तो एग्जैक्ट ही नंबर देती है हमको, वो तो एग्जैक्ट आपने जो लॉ लगाया है, जो भी आपने फॉर्मूला लगा के जो भी आपका आंसर आया, वो चाहे दुनिया में कोई भी उसको यूज करेगा तो वो सेम ही रिजल्ट आएगा, ओके। Then in order to adequately interpret the results of statistics, knowledge about the statistics is required. अब जिसको knowledge नहीं है statistics की तो वो result गलत interpret करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सी टेक्निक मुझे कब यूज़ करनी है, किस तरीके से मुझे result को interpret करना है। तो जिसको statistics की knowledge नहीं है वो statistics के साथ नहीं deal कर सकता है, okay? Then the fifth point we have कि statistics के बाद जो statistics है वहाँ पे data collection के process में कोई भी control नहीं होता है। Why? जैसे मान के चलो मैं एक researcher हूँ, ठीक है। अब मैं एक researcher हूँ, मुझे बहुत से लोगों का डेटा चाहिए, मान के चलो 500 लोगों का सैंपल था। अब इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हर 500 के पास एक ही आदमी चला जाए। फॉर दैट पर्पस आई विल हायर सम पीपल, आई विल हायर सम
इंडिविजुअल्स, तो मैं उन लोगों से कहूँ, अब वहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि वहाँ पे उन लोग जो 2 बंदे मैंने हायर किए थे कि आप जाओ 500 लोगों से सैंपल लेके आओ, तो ये चीज़ हो सकती है ना कि वो वहाँ पे डिसऑनेस्टी दिखा दें। वहाँ पे वो अपने हिसाब से कुछ भी डेटा फिल करके ले आएँ, वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, वो सैंपल का ही डेटा है। तो यहाँ पे डिसऑनेस्टी भी आ सकती है, यहाँ पे बायसनेस भी आ सकती है डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में। रिसर्चर जो है अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से भी डेटा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। देन द सिक्स्थ पॉइंट वी हैव कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं प्रोवाइड करता है हमको किसी भी इवेंट या किसी भी फिनोमिनन के बारे में। ओके, सिर्फ वही फिनोमिनन के साथ वो डील करता है जो कि क्वांटिटेटिव है नेचर में। अब आप किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो, बट एग्जैक्टली आप ओवरऑल पिक्चर तो उसकी तभी निकाल पाओगे ना जब उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो आप देख रहे हो, बट उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी तो देखो। आप दोनों चीज़ों को देखो, तब जाके कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी। बट स्टैटिस्टिक्स में मेनली क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा से हम डील करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, The next thing we have, the results obtained are also prone to misinterpreted। ठीक है, जब अनट्रेन्ड है, जिसको स्टैटिस्टिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, मिस इंटरप्रेट करेगा, रिजल्ट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ओके, एंड देन लास्ट में क्या है कि एरर्स आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजंस में। आपने गलत तरीके से सैम्पलिंग ले ली, सैम्पलिंग में कोई एरर आ गया, आपने कोई टेक्निक जो है वो गलत इस्तेमाल कर ली, तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजंस में। ठीक है, आपने बायसनेस दिखा दिया, आपने डिसऑनेस्टी दिखा दी, आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया रिजल्ट में, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर्स के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सो दीज आर द 8 limitations of statistics। ओके, I hope there's no doubt, but if still you have doubt, then please ask. Next, we have the most important topic here. Any doubt, guys? Fine. Okay. Now we have a most important topic here. जैसा कि मैं कल से बता रही हूँ कि scales of measurement, it is very important. ठीक है? अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जर्वेशंस इन अ मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, जब आप क्या करोगे, असाइन करते हो नंबर ऑब्जर्वेशंस को, एक ताकि वो जो ऑब्जर्वेशंस है उनका कुछ मीनिंग नजर आने लगे, उनका कुछ मीनिंग रिफ्लेक्ट होने लगे, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। ये एक हमारा प्रोसेस है। ठीक है, हम डायरेक्टली स्केल्स पे चलते हैं। ये जो स्केल्स हैं 1946 में हमको मिले, किसने एक्सप्लेन किया है इसको, एस स्टीवेंस ने। ठीक है, बाकी और किसने और इसको बताया है, एरन एंड कूप्स ने 2009 में। क्या क्या स्केल्स हैं, 4 स्केल्स हैं हमारे पास। सो ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है कि इस तरीके से हम अपने डेटा को मेजर करेंगे। ठीक है, हम अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से मेजर करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल्स ऐसे याद रखना कि नेम से, एंड नेम इज व्हाट, नेम इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी यू हैव, राइट। नाम आपकी एक क्वालिटी है ना, ये क्वांटिटी तो नहीं है, राइट, बट यहाँ पे आपको इन नामों को क्वांटिटी देनी है एक तरीके से। ठीक है, सो nominal scale can be used to measure the variables that are qualitative as well as exclusive in nature। for example, आपका जेंडर है, रिलीजन है, आपका आपका कुछ भी हो सकता है, आपका सिटी तो, हाँ सिटी भी हो सकता है, आपकी कंट्री भी हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, सो द टर्म नॉमिनल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नॉमिनलीज, दैट रिलेट्स टू नेम। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, नेम से, ऐसे याद रखना। ओके, सो जैसे कि अब एग्जाम्पल से डायरेक्टली देखते हैं क्या मतलब है इस चीज का। जैसे कि जेंडर है, जेंडर में क्या होगा, मेल, फीमेल या ट्रांस, राइट। तो अब इसको, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम दे, नंबर दे देंगे, नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, नॉमिनल स्केल में यू जस्ट असाइन द नंबर के, मेल को दे दिया 1, फीमेल को दे दिया 2 एंड ट्रांस को दे दिया 3। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मेल्स फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं या फीमेल्स जो है वो सेकंड रैंक पे आ रही हैं या जो ट्रांस है वो थर्ड रैंक पे आ रहे हैं। इसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। इट इज जस्ट द वे टू असाइन द नंबर्स टू द नेम्स। ठीक है, या हम कंट्री सॉरी हम रिलीजन के बेसिस पे भी यही कर सकते हैं। क्रिश्चियंस को 1 दे दिया, हिंदूज को 2, मुस्लिम्स को 3 एंड सिख को हमने 4 दे दिया, कुछ भी ऐसे नंबर असाइन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स द नॉमिनल स्केल। ठीक है, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, इट इज नॉट फॉर द रैंकिंग और समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी मैच देखा हो, किसी भी चीज़ का, फुटबॉल का देखा हो, क्रिकेट का देखा हो, क्रिकेट बहुत कॉमन है तो क्रिकेट का कभी मैच देखा हो, तो आपने देखा कि ना एक जर्सी नंबर होता है। ठीक है, जैसे MS धोनी का, आई डोंट नो द नंबर बट 13 ले लेते हैं। ठीक है, जो भी है इसका नंबर मुझे याद नहीं है, तो 13 फॉर एग्जांपल MS धोनी का जर्सी नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 13th नंबर पे आएगा वो बैटिंग करने, ऐसा तो नहीं होता है ना, राइट। वो सिर्फ उनकी पहचान के लिए वो नंबर होता है कि ये 13 नंबर वाली जो जर्सी है ना वो धोनी की, कि दूर से भी कोई देखे ना तो वो नंबर से पहचान जाए कि ये धोनी है, ये विराट कोहली है, ये रोहित शर्मा है या कोई भी है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डर, यहाँ पे याद रखना ऑर्डर, यहाँ पे होती है रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर में जब आप चीजें रखे हो, फर्स्ट रैंक वाला बच्चा, सेकंड रैंक वाला बच्चा, थर्ड रैंक वाला बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल्स इन्वॉल्व रैंक्स, दैट इज द डेटा कैन बी असाइंड रैंक्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर लेस और मोर, हाई और लो, बैड और गुड एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये भी अगेन एक लैटिन टर्म सा है ऑर्डिनलीज, जिसका मतलब होता है ऑर्डर।
ओके जैसे कि सेम जिन बच्चों ने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं वो फर्स्ट रैंक आई है उनकी, जिन्होंने 65 स्कोर किया है उनकी सेकंड आई है, जिनके 64 आए हैं उनकी थर्ड रैंक आई है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से हम रैंकिंग दे रहे हैं, ऑर्डर में रख रहे हैं, ये आगे है, ये उससे पीछे है, ये उससे पीछे है। ओके so this is ordinal scale. The next scale we have interval scale. यहाँ पे interval scale होता है 35 से लेके 40 तक, ठीक है, 25 से लेके 30 तक, ये इंटरवल हम बना देते हैं ना। और मोस्टली साइकोलॉजी की फील्ड में या साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम यूज़ करते हैं इंटरवल स्केल को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि मैंने क्या बताया कि साइकोलॉजी की फील्ड में मोस्टली हम इंटरवल स्केल यूज़ करते हैं, कि जहाँ पे मतलब ये है कि किसी, मान लो किसी भी चीज़ का आप एटीट्यूड पता करना चाह रहे हैं कि एक पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जनता का एटीट्यूड किस तरीके का है, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चनियर बनाए हैं या आपने जो भी जिस भी तरीके से आप रिसर्च करना चाह रहे हो जिस भी मेथड से, तो फॉर एग्जाम्पल किसी का स्कोर 35 आ रहा है, ठीक है, एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, और किसी का स्कोर जो है वो 36 आ रहा है या किसी का 37 आ रहा है, ठीक है, तो सब बराबर ही माने जाएंगे, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सब कुछ बराबर ही माने जाएंगे। इंटरवल स्केल में देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो, कि जैसे कि क्या मतलब है इसका, कि कोई भी एक जो पर्सन है वो किसी भी चीज़ के लिए जीरो एटीट्यूड नहीं हो सकता है, उसका किसी भी चीज़ के लिए उसका जीरो एटीट्यूड तो नहीं होगा। तो इंटरवल स्केल में देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। ओके देन नेक्स्ट स्केल वी हैव इज रेशियो स्केल। रेशियो आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब रेशियो स्केल के अंदर सारे स्केल्स की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो भी है, ठीक है। यहाँ का इसका मतलब होता है कि हाँ दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हाँ इस इंडिविजुअल में ये वाली जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही नहीं है। ओके सो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। फॉर इंस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन 1 kg ऑफ वेट एंड 2 kgs ऑफ वेट एंड द डिफरेंस बिटवीन 5 and 6 kgs ऑफ वेट इज सेम, राइट। 1 kg और 2 kg के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सिमिलरली 5 kg और 6 kg के बीच में भी क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1:1 का रेशियो है। ओके इस तरीके से। और 10 किलोग्राम्स ऑफ वेट इज हाफ ऑफ 2 किलोग्राम्स ऑफ वेट, 1:2 का रेशियो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 0 किलोग्राम भी होता है कि बिल्कुल ही वेट नहीं है, बिल्कुल ही हमारे पास गेहूं नहीं है, तो 0 kilograms ऑफ वेट, तो रेशियो स्केल हैज एब्सोल्यूट जीरो एज वेल। ओके सो these are the scales we have levels of measurement in ways में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। अभी आप लोगों को यूज़ में नहीं आएगी ये चीज़, बेसिकली जब आप पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे अपना सेकेंड ईयर में, तब आपको ये स्केल्स का काम आएगा समझ में कि ये हम कब कहाँ किस तरीके से यूज़ करते हैं। बट ये सारे स्केल्स जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। द वे टू रिमेंबर इट इज़ कि आपको ऐसे याद रखने हैं। नो ये याद रखना, आप लोग लिख लेना अपनी बुक में या जो भी नोट्स आप लोग के पास जो भी बना रहे हो आप लोग। नो आई आर, जैसे बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि आई के साथ आर नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है। आई जैसे कि आई एम आफरीन, आई एम पूर्विता, आई एम सताक्षी, आई एम साक्षी, इस तरीके से। तो नो आई आर, ठीक है, आई के साथ आर नहीं लगता है, तो नो आई आर से याद रखना। एन इज फॉर नॉमिनल, ओ इज फॉर ऑर्डिनल, आई इज फॉर इंटरवल एंड आर इज फॉर रेशियो। ये 4 स्केल्स हैं, याद रखना। ओके एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि जैसे जस्ट अ सेकेंड देन आई विल आस्क द डाउट्स, जस्ट अ सेकेंड। ये नो आई आर ना इस तरीके से आप लोग याद रखना कि मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं ना स्केल्स, वैसे वैसे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। मतलब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ना, जैसे ये स्केल सबसे पावरफुल है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नो आई आर, ठीक है। तो ये जो लास्ट के जो 2 स्केल्स रहते हैं ना, ये काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, तो हम इसको जो है यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, आगे आप लोग को पढ़ाऊंगी मैं सेकेंड ईयर में। देन एन ओ जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये हम लोग यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये याद रखना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट इतना अभी, बट आगे ये सेकेंड ईयर में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। फाइन, हाँ।